सुरक्षा के साथ कर जाएगी कॉम्प्रोमाइज। और भाई साहब मतलब जो चाहो वो खबर बना सकते हो इसके साथ। क्यों? क्योंकि हमारा एचएएल जो बेंगलुरु स्थित है वो तेजस का निर्माण करता है। हाल ही में हेलीकॉप्टर के निर्माण की बातें हमने यहां से सुनी है। और खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि सरकार अपना हिस्सा इसमें से बेच रही है। भाई साहब गजब सवाल है ये। अर्थात ये बात तो असल में बाजार की है। ये बातें हैं बाजार की। क्या बातें हैं आज के सेशन में मैं बताता हूं। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, बातें बाजार की हैं। क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगी। असल में साथियों रॉयटर्स तक के अंदर खबर है, भारत सरकार अपना 3.5% स्टेक अपने एचएएल में से बेचने का प्लान कर रही है। फिर से सवाल बन गया, क्या बन गया? एचएएल के अंदर से 3.5% हिस्सा। क्या 3.5% ही हिस्सा बचा था सरकार के पास? अरे नहीं, ठहरिए जरा। 3.5% बेच रही है, हिस्सा बहुत है। ऑलरेडी 75% हिस्सा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास में एचएएल का है। सर लेकिन ये तो गंदी बात है, सरकारी कंपनी बिक रही है। मैंने कहा सरकारी कंपनियां ही बिकती हैं। बोले मतलब? अरे भाई साहब सरकार ने तो बकायदा प्रोजेक्ट बना रखा है कि हर साल इतना बेचकर इतना पैसा कमाना है। क्या बात कर रहे हो? अरे हमने कहा 100% सच बात कर रहे हैं। सरकार ने तो बकायदा इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना रखा है जो बेचने का ही काम करता है सरकारी संपत्तियों को, डीआईपीएम के नाम से। इस प्रक्रिया का नाम ही डिसइन्वेस्टमेंट है। सरकार ने बजट में टारगेट तक बना रखे, इतना पैसा बेच करके कमाएंगे, घर के बर्तन बेच करके इकोनॉमी चलाएंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? पाकिस्तान करे तो मजे ले लेते हो आप उसके। पाकिस्तान ने सड़क बेच दी, पाकिस्तान ने पार्क बेच दिया, आप उसके मजे ले लेते हो, पावर प्लांट बेच दिया। और हमारी सरकार एचएएल के अंदर अपना हिस्सा बेच रही है, उसका कुछ नहीं कहोगे आप। हालात तो आपके जैसे ही हैं। अरे हमने कहा रुको यार, ये सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट है, ये स्ट्रेसफुल डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है कि हमारे देश को चलाने में दिक्कत आ रही है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। नहीं, ये सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा आपको बड़ा पता है देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं बेच रहे हैं। हमने कहा भाई साहब ये आज से नहीं 1991 से चली आ रही प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? अरे हमने कहा भाई साहब जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, भारत ने एक प्रक्रिया अपनाई थी जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सब जानते हैं, जिसका आप क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को और उस समय तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव साहब को देते आए हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने किया क्या था असल में? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकार अपना हिस्सा सरकारी संस्था में से निकाले और उसमें प्राइवेट कंपनी को एनरोल करे। प्राइवेट का मतलब विदेशी नहीं होता, प्राइवेट का मतलब सरकार के सिवाय कोई और हो। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या आम जनता हो सकती है। अच्छा इसका मतलब जो श्रीलंका ने हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी प्राइवेट लोगों को बेचे, कुछ वैसा। हमने कहा बिल्कुल वैसा। अब आप एकदम सही जा रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवेटाइजेशन करना यह सरकार की लायबिलिटी को कम करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, चाहे कोई सी भी चीज उठाकर देख लें, आज आप कोई सी भी महारत्न कंपनी उठाकर देख लें या नवरत्न या मिनीरत्न कंपनी उठाकर देख लें, उनका कोई ना कोई स्टेक सरकार ने निजी हाथों में दिया हुआ है। और निजी हाथ अगर आम आदमी के हाथ में आते हैं तो उसको शेयर मार्केट के थ्रू लाया जाता है या किसी प्राइवेट व्यक्ति को एक मुश्त बेच दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी उपक्रमों में निजी भागीदारी करके सरकार तो पैसे ले लेती है और प्राइवेट आदमी को क्या मिलता है? प्राइवेट आदमी को उस कंपनी की ग्रोथ से डिविडेंड मिलता है, उस कंपनी की ग्रोथ से उसकी हिस्सेदारी में वृद्धि होती है। तो बोले सरकार खुद ही क्यों नहीं चला लेती? खुद चला ले तो कम से कम सरकारी नौकरियां तो मिले। बिल्कुल, सरकार ये जानती है कि लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं। क्या जानती है सरकार सरकारी नौकरी के बारे में? भाई सरकार ये जानती है सरकारी नौकरी सोशल सिक्योरिटी के लिए की जाती है कि हाँ भाई चाहे कुछ भी हो जाए सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी। अच्छा इसका मतलब आप चाहे काम करें या ना करें, इसका मतलब सरकार को पता है कि अगर काम कराना है तो इनके ऊपर एक आदमी ऐसा बिठाना पड़ेगा जो कहेगा कि अगर काम नहीं किया तो पेमेंट नहीं मिलेगा। और पेमेंट नहीं मिलेगा इस नाम पर जब व्यक्ति काम करने लगेगा तो यही प्राइवेट की सबसे बड़ी ताकत होती है। वहां तो काम के आधार पर पेमेंट मिलता है। इसलिए सरकार सब जगह धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन के अंदर प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। सरकार कहती है जहां तक स्ट्रेटेजिक निर्णय का सवाल हो वो तो हम अपने पास में रख लेंगे, यानी 51% तक का तो हिस्सा हमारे पास, और बाकी बचा हिस्सा वो आम लोगों के बीच में बांट देंगे। इससे क्या होगा? प्राइवेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा और वो लोगों से काम करा के बेहतरीन प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। हुआ भी यही। जितनी भी संस्थाओं का निजीकरण हुआ उन्होंने अपनी ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल वृद्धि दिखाई। बहुत ही कम ऐसे उदाहरण होंगे जो प्राइवेटाइजेशन के बाद फेल मार गए होंगे। अच्छा इसका मतलब इसका उद्देश्य दो तरह से है, एक उसको ग्रोथ देना और दूसरा सरकार उस हिस्से को बेचकर के लिए अपने पास में धन जुटा लेती है। अब आप पूछेंगे क्या ये कोई एक स्पेसिफिक सरकार ऐसा करती है कि सब सरकारें ऐसा करती हैं? हमने जब से नीतिगत निर्णय लिया कि हम अपना हिस्सा बदलेंगे तब से हर सरकार की ये जिम्मेदारी है उस समय समय पर अपने कुछ हिस्से बेचती रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में अब जैसे इंडिया में इसरो है ना, ऐसे अमेरिका में नासा है। अपना इसरो सैटेलाइट भेजता है लो अर्थ ऑर्बिट में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में, यानी अभी हम अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए ही सैटेलाइट भेज रहे हैं। हम अर्थ से मंगल पर अभी तक एक ही मिशन भेज पाए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा नासा ने यह अनाउंस कर दिया है कि अर्थ के ऊपर चक्कर काटने के लिए सैटेलाइट अब नासा नहीं भेजेगा। इससे ज्यादा आप क्या अंदाजा लगाओगे? मतलब नासा अर्थ के ऊपर यानी जो मतलब अपनी जो ऑर्बिटल मिशन जितने भी हैं वो नासा नहीं भेजेगा तो कौन भेजेगा? प्राइवेट कंपनियां भेजो, जैसे स्पेस एक्स है या फिर अमेजन की जो कंपनी है या वो वर्जीनिया कंपनी, ये सब भेजो, प्राइवेट प्लेयर्स आओ, अर्थ के ऊपर चक्कर काटने का काम तुम लोग करो। और फिर नासा क्या करेगा? बोले अब हम मार्स की यात्रा करेंगे, इंटरप्लैनेटरी मिशन पे जाएंगे, वीनस जाएंगे, मरकरी जाएंगे, हम वोयाज मिशन भेजेंगे। जो दूर के मिशन है जिनमें पैसा चाहिए, सरकारी संसाधन चाहिए, वो नासा करेगा। अब ये छोटे मोटे काम टूरिज्म व्यूरिज्म के सस्ते काम जो है ये प्राइवेट कंपनियों को करने दो। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? जैसे इसरो जो हमारे काम कर रहा है, मतलब सरकार का काम क्या होता है? सरकार के पास बड़ी मात्रा में पैसा होता है, बड़ी मात्रा में पैसा होता है तो रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है, लोगों में विश्वास ज्यादा होता है, इसलिए सरकार किसी भी काम को इनिशिएट कर सकती है। अब जब सरकार किसी काम को इनिशिएट करती है ना तो इनिशिएट करके उसे स्थापित करके सरकार उसे निजी हाथों में सौंपती है और फिर खुद नए वेंचर की तरफ निकल पड़ती है। उदाहरण के लिए अब कोई सा भी सिस्टम देख लो, पहले सरकार सिस्टम बनाती है और फिर उसे निजी हाथों में सौंपकर फिर नए प्रयास के लिए निकल पड़ती है। बोला अच्छा ऐसा तो कुछ भी हो सकता है? मैंने कहा भाई ऐसे ही आपकी माइंड्स में होता है, ऐसे ही आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सब में होता है। बोले इसका मतलब तो आने वाले समय पर सारी ही इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो जाएंगे, सारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? सरकार हमेशा कुछ ना कुछ नया सरकारी बनाती चली जाएगी। कभी किसी को पता था क्या कि इंटरनेट जैसी कोई चीज आएगी? नहीं पता था ना। इंटरनेट आएगी, फिर 4G आएगा, फिर 5G आएगा, फिर 6G आएगा। सरकार उनको भी तो बेच बेच कर पैसा कमा रही है, मतलब स्पेक्ट्रम की नीलामी करके पैसा कमा रही है। मतलब
पहले ये समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रक्रिया है, उससे सरकार धन का लाभ करती है और उसी से फिर देश का विकास करती है। ठीक है, ये स्ट्रेस में बेचा हुआ पैसा नहीं, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हमारी हालत खराब है इसलिए बेच रहे हैं। हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि ये प्रक्रिया का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट बजट के अंदर प्रॉपर तरीके से अनाउंस होता है कि सरकार इतना हिस्सा अपना धीरे धीरे कम करके इतना बजट जुटाएगी, लिखा हुआ है बकायदा, इतना परसेंट बेचेंगे इस साल, पहले से अनाउंस है, दुनिया को पता है। हम कोई तंग हाल में नहीं बेच रहे हैं, हर साल बेचेंगे, हर साल कुछ नया सरकारी बनाते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अब खबर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट 3.5% हिस्सा अपना एचएएल के अंदर बेच रही है। अच्छा, अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा, एचएएल के अंदर हिस्सा बेचेगी तो इससे क्या होगा। देखो सरकार कितनी स्मार्ट है, पहले एचएएल की स्थापना करती है, स्थापना करके उसको पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में लाकर छोड़ देती है। कैसे, आज दुनिया में जहां देखो वही एचएएल। सुनने में आ रहा है प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में जाकर के हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, एचएएल द्वारा निर्मित है। एचएएल का तेजस बिक रहा है, एचएएल के तेजस को खरीदने के लिए फिलीपींस, इंडोनेशिया सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, दुनिया के देश खरीदने वाले हैं। इससे आपके दिमाग में क्या हो गया, माहौलबाजी हो गई। क्या माहौलबाजी हो गई, देखा सरकार बेच करके, मतलब ये जो भारत के एचएएल की इतनी वैल्यू हो गई। अब जब आपके दिमाग में इतनी वैल्यू हो गई तो आपके दिमाग में खुद से आने लग गया कि यार इसका मतलब तो एचएएल ग्रो करेगा, बढ़िया पैसा कमाएगा, और अगर मैं ऐसी स्थिति पे इसका मालिक बन जाऊं तो भाई मेरी तो ग्रोथ तय है। और अगर ऐसा है, आपके दिमाग में एक बार विचार आ गया कि मेरी तो ग्रोथ तय है, तो विचार करो, सरकार भी तो यही चाहती है, वो अपना हिस्सा हल्के से बाहर निकाल लेना चाहती है और आपको अपनी जगह घुसा देना चाहती है। और इस प्रक्रिया में सरकार अपना हिस्सा बेच करके 3.5% हिस्सा बेच करके आपको उसका मालिक बनाना चाहती है। आप पूछेंगे सर हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, चिंता मत करो, आपके पास जितना भी पैसा है सरकार ने उसका जुगाड़ किया हुआ है, मात्र 2,500 रुपए में खरीद लोगे आप। 3.5% हिस्सा 2,500, अरे हमने कहा नहीं भाई, इस 3.5% हिस्से को बहुत छोटे 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 शेयरों में बांट दिया जाएगा और ये हिस्सा शेयर मार्केट के थ्रू बिकने आएगा। कब आएगा, हमने कहा 23 और 24 मार्च को, 23 और 24 मार्च के दिन, यानी कि आज और कल के दिन ये हिस्सा बिकने आ रहा है। आज हिस्सा खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट किया गया है और कल आम जनता के लिए लगभग आधा 1.75% जो हिस्सा है वो आम जनता के लिए आएगा, मतलब चिन्नू सा शेयर मिलेगा। हाँ, इस तरह से करके सरकार बेचकर अपना हिस्सा निकालकर साइड हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमने कहा आइए विस्तार से समझते हैं। तो उम्मीद है आपको घटना समझ में आ गई, सरकार क्या चाहती है ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एचएएल का इतिहास जान लीजिए। क्या, आइए साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है और एचएएल जो है वो फिलहाल मतलब एक तरह से समझिए कि इंडियन एयरफोर्स का